नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहली क्लास में अपन पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था पोषण मतलब न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था और विटामिन पढ़ रहे थे और फैट के बारे में पढ़ लिया था। और विटामिन में अपन ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जाना था विटामिन का, और उसके बाद अपन जान रहे थे क्या, विटामिन के रासायनिक नाम ए से लेके ई तक के जाने थे। बी के जितने भी टाइप है, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 है, इन सब के रासायनिक नाम अपन ने जान लिए थे। अब थोड़ा थोड़ा डीपली अपन विटामिन को पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में जो जो पॉइंट बनते हैं वो देखेंगे, फिर सी के बारे में देखेंगे, फिर डी के बारे में, और फिर ई के, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले थोड़ा सा आपको पहले की तरफ ले जाता हूँ। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट क्या किया था, विटामिन के बारे में पहले बेसिक से पॉइंट तो क्या थे कि ये क्या थे, हमारे शरीर के कौन से खाद्य थे, रक्षात्मक खाद्य थे। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड थे जो क्या कर रहे थे, रोगों से रक्षा कर रहे थे। और विटामिन क्या कर रहे थे, तो उपापचय नियंत्रक थे। उपापचय मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। और उसको कंट्रोलर कौन करते हैं, विटामिन करते हैं। प्लस रोगों से रक्षा करते थे, प्लस क्या थे, एंजाइमों की सहायता करते थे। तो मतलब एंजाइम के सहकारक थे, ठीक है। प्लस विटामिन अपने क्या थे, ताप सुग्राही थे। ये कुछ बेसिक से पॉइंट देखे थे अपन ने पिछली क्लास में जब अपन विटामिन पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसे पॉइंट वाइज चीज़ों को आप याद रखो। और विटामिन की बात आती है तो खोज किसने की थी, तो अपन ने देखा था खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था हॉपकिंस। क्या था, हॉपकिंस। और नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था सी फंक ने। फिर विटामिन को अपन ने दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो ऐसे थे जो जल में घुलनशील थे और एक ऐसे थे जो वसा में घुलनशील थे। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील थे, तो बी और सी। और वसा में कौन कौन से थे, तो के था, ई था, डी था और ए था। ये थे अपने फैट में घुलनशील विटामिन। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन अपना हो गया था। और उसके बाद अपन ने सबके रासायनिक नाम देखे थे। अब चलते हैं आगे। तो देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए के बारे में। तो देखो लिखते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि विटामिन ए की, अब इंडिविजुअल देखेंगे हर एक विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन ए की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी ना, उसका नाम था मैकुलम। क्या था, मैकुलम। मैकुलम ने किसकी खोज की थी, विटामिन ए की खोज की थी। फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। सबका नाम देखा था अपन ने। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना अपना, वो क्या है बच्चों, रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल। और विटामिन ए किस में घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील है, मतलब फैट में घुलनशील है। अब रासायनिक नाम की बात अपन देखते हैं कि इसकी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो जब अपन विटामिन ए की बात करते हैं ना, तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है किस में, तो आप याद रखोगे फिश ऑयल। फिश ऑयल मतलब मछली का तेल। अब कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिश ऑयल होता क्या, मछली का तेल क्या होता है, कैसे निकलता है, क्या होता है। तो देखो, इसको अपन एक बार साइड में नोट कर लेते हैं। लास्ट में आपके ये सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा, ठीक है। फिश ऑयल, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है, फिश ऑयल में। और किस में पाया जाता है, अगर हम अन्य स्रोत की बात करें, और स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन ए के, तो विटामिन ए के और स्रोत हैं जैसे अपने आम हो गए, पपीता हो गया, अमरूद हो गया। मतलब अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि जितने भी पके हुए फल होते हैं ना, तैयार हुए पके हुए फल, और पके हुए फल को अपन क्या कह सकते हैं, पीले फल भी कह सकते हैं, येलो फ्रूट्स, ठीक है। जितने भी तैयार हुए हुए फल होते हैं ना, उनके अंदर सबसे अंदर क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कच्चे आम में तो कौन सा विटामिन होता है और पक्के आम में कौन सा विटामिन होता है,
तो पक्के के अंदर तो होता है विटामिन ए और कच्चे में क्या होता है, विटामिन सी। तो यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे। और किस किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। गाजर के साथ साथ आप ध्यान रखोगे हरी सब्जियाँ, ठीक है, हरी सब्जियाँ प्लस दूध, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से संबंधित रोग कौन कौन से, तो अपन ने देखे थे रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग थे, पहला तो था मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग रतौंधी। अगला कौन सा रोग था, किरोटी मलेशिया। किरोटी मलेशिया क्या है, किरोटी मलेशिया, मलेशिया वर्ड किस लिए आता है, कोमल होने के लिए। और किरोटी मलेशिया के अंदर क्या हो जाता है, जो आंखों का कॉर्निया होता है ना, वो क्या हो जाता है, नाजुक हो जाता है या कोमल हो जाता है। और रतौंधी को अपन क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब उसको रात को दिखाई नहीं देता है। और एक और रोग था कौन सा, जीरोफथेलेमिया। ये तीन रोग किससे संबंधित थे, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ये वाली डिजीज क्या है, तो इसके अंदर आंखें क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, आंखों की नमी खत्म हो जाती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपन ने बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा विटामिन ए का। खोज मैकुलम, रासायनिक नाम रेटिनोल, सर्वाधिक मात्रा फिश ऑयल, स्रोत जितने भी पके हुए फल है आप तो ये ध्यान में रखो, पीले फल, ठीक है। रोग कौन से होते हैं, ये सब होते हैं। अब देखो विटामिन ए के बारे में अपन कुछ पॉइंट देखेंगे, ये नोट कर लिया आपने, समझ लिया अच्छे से। अब देखो विटामिन ए के बारे में कुछ पॉइंट, तो देखो ये फिश ऑयल आपको लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे क्या होता है, कंफ्यूजन ना रखें। तो विटामिन ए के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या, पहला पॉइंट तो ये रखना है कि ये जो विटामिन है ना, विटामिन ए, यह विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन है, संक्रमण रोधी विटामिन है, ठीक है। संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन, ठीक है, एक दूसरे से जो बीमारियां फैलती है ना उनको ये रोकने के अंदर काम करता है, ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन है। अब हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई क्यों है, ठीक है। तो इसको यहीं पे देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, चाइल्ड, उनके अंदर एक बीमारी होती है, नाम था खसरा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मेजल्स। खसरा क्या है, तो एक वायरल से होने वाली, वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग मतलब एक वायरल डिजीज है, ठीक है, एक वायरल डिजीज है। और ये वायरल डिजीज किससे फैलती है, तो ये छींकने से, एक दूसरे को छूने से, इन सब से क्या होती है, ये छोटे बच्चों के अंदर आपस में फैल जाती है। और इस बीमारी से बचने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर किसके टीके लगाए जाते हैं, तो विटामिन ए के टीके भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि विटामिन ए क्या करता है, संक्रमण को रोकता है, मतलब रोगों को फैलने से रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है ये। तो इसलिए बच्चों के अंदर खसरा रोग होता है ना, उसको बचाने के अंदर भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ये पहला पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया। प्लस अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, विटामिन ए क्या काम करता है, विटामिन ए आँख में पाई जाने वाली प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपको बताया था मैंने पहले, कौन, रेडोप्सिन, रेडोप्सिन, ठीक है, रेडोप्सिन आँख के लिए एक प्रोटीन है जो क्या करता है, आँख की जो दृष्टि होती है ना, विजन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो आँख में जब पाए जाने वाली प्रोटीन रेडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का सिंपल सा मतलब होता है कि निर्माण होना, संश्लेषण का यही मतलब है निर्माण होना, और निर्माण में सहायक है। तो विटामिन ए के बारे में ये मोस्टली आप 2 पॉइंट ध्यान में रखोगे कि विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन है, प्लस विटामिन ए आँख में पाए जाने वाली प्रोटीन रेडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक है। प्लस एक पॉइंट और ध्यान रखोगे, ये बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट, विटामिन ए का निर्माण भी होता है कहाँ, अपने लीवर में। तो लीवर में एक पिगमेंट पाया जाता है बीटा कैरोटीन,
बीटा कैरोटीन, वर्णक। ठीक है, इस वर्णक से जो अपना लीवर है ना, मतलब यकृत है, यकृत किसका निर्माण करता है? विटामिन ए का निर्माण करता है। तो 3 पॉइंट हो गए। संक्रमण रोधी विटामिन है, विटामिन ए आँख के लिए अच्छा है, तो आँख में पाए जाने वाली प्रोटीन होती है रेडोप्सिन, उसके संश्लेषण में सहायक है। प्लस बीटा कैरोटीन से क्या होता है? विटामिन ए का निर्माण होता है कहाँ पे? अपने लीवर के अंदर। तो सिंपल से अपन ने विटामिन ए के बारे में बेसिक से जो भी अच्छे पॉइंट बनते थे ना, सारे अपन ने नोट भी कर लिए और अच्छे से समझ भी लिए। अब देखो फिश ऑयल क्या होता है। फिश ऑयल, तो फिश ऑयल क्या होता है? जैसे ये मछली है, ठीक है। अब मछलियों को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है और फिर एक पर्टिकुलर कंपनी होती है जो क्या होती है? फिश ऑयल बनाती है। तो सबसे पहले इन मछलियों को कहाँ ले जाया जाता है? वो जो कंपनी है जहाँ पे इसका वर्क चल रहा है, मतलब जो फील्ड होता है जहाँ पे इसका फिश ऑयल का जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है। फिर इस सारी फिश को मशीनरी से गुजारा जाता है और इसका पेस्ट बना दिया जाता है। और इसका जो पेस्ट होगा ना, जो तरल तैयार होगा, उससे क्या कर लिया जाता है? जो ऑयल होता है ना, वो अलग कर लिया जाता है। फिश ऑयल क्या होता है? तो जो अपनी मछली होती है ना, मछली की जो ये टिश्यू होते हैं ना, उत्तक स्किन के ऊपर जो ऑयल पाया जाता है, जैसे अपनी चेहरे की स्किन भी क्या होती है? कुछ ऑयली हो जाती है ना, उस हिसाब से ही कई प्रकार की मछलियों की प्रजाति ऐसी होती है जो ऑयल को जनरेट करती है। उनके स्किन पे जो टिश्यू पाए जाते हैं ना, वो क्या करते हैं? ऑयल का निर्माण करते हैं। और उस ऑयल को क्या होती है? कंपनियां होती है वो क्या कर लेती है? निकाल लेती है और फिर उसको बाजार में बेचा जाता है। और इस फिश ऑयल के बारे में एक खास बात और है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? अपन ने पीछे की क्लास में देखा था, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा सोर्स कौन है? तो मछली का तेल है। तो विटामिन ए के बारे में सारी जानकारी हो गई, आपको समझ में आ गई। अब चलो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखो, अगला जो विटामिन आता है ना, विटामिन ए पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अगला पढ़ेंगे अपन सी, बी लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बी के बहुत ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले तो ये देखो रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सी का से एक साउंड आता है, कौन सा? एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। ये क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। प्लस जब अपन बात करते हैं विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? सर्वाधिक मात्रा, हर के अपन पॉइंट देखेंगे और पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। सारी ये इंडिविजुअल एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो एक झाड़ी होती है, सीबैक थॉर्न। कौन सी थॉर्न? सीबैक थॉर्न। अब ये क्या बीमारी आ गई? सीबैक थॉर्न, नया नाम आया लेकिन बहुत ही आसान है। ये क्या है? जो आपने झाड़ियाँ देखी ना आपके पास, वह झाड़ी है। ये एक प्रकार की कंटीली झाड़ी है, ठीक है। ये प्लांट है सीबैक थॉर्न, कंटीली झाड़ी। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जो अपने पहाड़ी क्षेत्र है ना, हिमालय के अंदर हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, पर्वत ज़्यादा है, लद्दाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? सीबैक थॉर्न पाया जाता है। एक तरह की कंटीली झाड़ी होती है जिसमें सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और इसी सीबैक थॉर्न को हिमालय का सोना भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे। प्लस और स्रोत कौन कौन से हैं? तो और स्रोतों में जैसे उसमें ध्यान में रखा था ना, पके हुए फलों के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए। ऐसे इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके स्रोत याद रखना, क्या हैं इसके स्रोत? जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं, जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, और भी XYZ आपके दिमाग के अंदर जो भी खट्टे फल आते हैं, सबके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। प्लस आगे लिख लेते हैं खट्टे फल, ठीक है। सीबैक थॉर्न हो गया जो क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है। अब विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कार्य क्या करता है? इसका काम क्या है? ठीक है,
तो पहला काम तो इसका ये है कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है स्किन के अंदर। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन। तो यह कोलेजन के संश्लेषण में सहायक है, संश्लेषण में सहायक है। विटामिन क्या करता है? कोलेजन प्रोटीन होता है ना, उसके निर्माण में सहायक होता है। प्लस और क्या ध्यान में रखोगे, शरीर की, अपने शरीर की जो न्यूरल एक्टिविटी होती है ना, मतलब तंत्रिका क्रिया, ठीक है, उनको भी ये विटामिन क्या करता है? कंट्रोल करने में सहायता करता है। न्यूरल एक्टिविटी, सी से एक ध्यान रखना आप, एक वर्ड सी से वर्ड ध्यान रखना, चोट। इस चोट वर्ड को ध्यान रखोगे ना, सी के सारे पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको चोट लगी, आपका मस्तिष्क क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। मस्तिष्क का मतलब न्यूरल एक्टिविटी। तो विटामिन सी क्या करता है? न्यूरल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन के संश्लेषण में सहायक होता है। कोलेजन के बारे में सिंपल सी अच्छी सी ये बात थी बच्चों कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, जो अपनी पहले की क्लास हुई थी उसमें मैंने बखूबी बताया था। अब देखो सी के बारे में कुछ स्पेशल, ये समझ में आ गया सब कुछ। अब इसके बारे में, सी के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट है। विटामिन सी के बारे में पॉइंट। पहला पॉइंट तो यह किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस में नहीं पाया जाता है, तो देखो सभी प्रकार के अनाज, ठीक है, दूध, अंडा या फिर दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट है, जैसे पनीर हो गया, इनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सिंपल सा पहला पॉइंट, किन में नहीं पाया जाता? तो अनाज में नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता। दूध खट्टा थोड़ी ना होता है, ठीक है। अब आप कहीं सोचोगे कि दूध को पहले ख़राब हो गया, फट गया, उसके बाद खट्टा हो जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। सिंपल की बात हो रही है। दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता तो नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि वो खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। अगली चीज़ देखो, जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? विटामिन सी की कमी वाले व्यक्ति में क्या हो जाता है? देखो किस प्रोटीन के अंदर सहायक था ये? कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक था। तो विटामिन सी की कमी होगी, उसके अंदर किसकी कमी होगी? कोलेजन प्रोटीन की कमी होगी। कोलेजन प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही निर्माण नहीं होगा, कोलेजन प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ, तो निर्माण नहीं होने से क्या करेगा कि उसकी नसों से, है ना, उसकी जो नस होगी ना, वेसल्स होगी, उन नसों से क्या होने लग जाएगा? रक्त का स्राव होने लग जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमारी स्किन है ना, स्किन के अंदर क्या पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे बॉडी के संरचनात्मक घटक होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी होगी, उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा और नसों से क्या होने लग जाएगा? रक्त का स्राव होने लग जाएगा। अगला, विटामिन सी हमारे शरीर में, जो हमारी बॉडी है ना, शरीर में क्या नहीं होता? ये स्टोर नहीं होता, स्टोर नहीं होता। तो फिर क्या होता है? क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो मूत्र के द्वारा निष्कासित हो जाता है, हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता? तो वो विटामिन सी है। क्या हो जाता है? जो अपना मूत्र है ना, मतलब यूरिन है ना, उसके साथ उत्सर्जित हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है, ठीक है, निष्कासित हो जाता है। अब सिंपल सा कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे हो जाता है। तो अपन ने देखा था ना बच्चों, दो तरह के विटामिन थे, एक तो जल में घुलनशील और एक फेट, वसा में घुलनशील। जल में कौन से थे? बी और सी। और फेट में कौन से थे? के, ई, डी, ए, ठीक है।
ये किस में घुलनशील थे? फैट के अंदर। जो ये बी और सी होते हैं ना, ये जल में घुलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के अंदर स्टोरेज नहीं होंगे। फैट होगा ना वसा, वो तो किस में चेंज हो जाएगी? कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगी और अपनी स्किन के नीचे जाके क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। लेकिन जल तो क्या होता है? हमारे पसीने के द्वारा, जो एक्स्ट्रा की बात करें यूरिन के द्वारा बाहर की तरफ निकलता रहता है, तो ये जल में घुले होते हैं, ये भी बाहर की तरफ निकल जाते हैं। कब निकलते हैं? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल। जब अपनी बॉडी को लगता है कि हमारे शरीर के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल की भरपूर मात्रा हो चुकी है, अपने को नहीं ज़रूरत है, तो वो जल में घुला हुआ तो रहता ही है, उसको क्या निकाल देता है? शरीर यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये सिंपल से 3 पॉइंट। दूध, अंडा और पनीर में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कमी से कौन सा प्रोटीन नहीं बनता? कोलेजन प्रोटीन नहीं बनता। नसों से क्या होने लग जाता है? रक्तस्राव। शरीर में स्टोर नहीं होता और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है या निष्कासित हो जाता है। 1-2 पॉइंट और है विटामिन सी के। अब कोलेजन प्रोटीन अपनी स्किन में पाया जाता है, और सपोज करो स्किन पे चोट लगी, तो ये चोट को भरने में भी सहायक है, मतलब घाव भरने में भी सहायक है। तो क्या होता है कि विटामिन सी घाव भरने में भी सहायक है, घाव भरने में भी सहायक है। ये सारे पॉइंट चोट से निकल के आ रहे हैं। चोट से ही न्यूरल एक्टिविटी याद हो जाएगी, चोट से ही घाव याद हो जाएगा, चोट से ही कोलेजन प्रोटीन स्किन में पाया जाता है, इसलिए स्किन को क्या करेगा? रिपेयर करने का काम कौन करेंगे? प्रोटीन। तो घाव भरने में भी सहायक होते हैं। अगली बात मेरे बच्चों कि विटामिन सी गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है, सबसे पहले नष्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा विटामिन? वैसे तो विटामिन सारे ही गर्म करने पे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन की प्रॉपर्टी है कि वो क्या है? ताप सुगराई। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नष्ट कौन सा होता है? तो विटामिन सी नष्ट होता है। और विटामिन सी के बारे में एक और ख़ास बात है कि ये जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको भी क्या करता है? ये मजबूत करता है। तो सिंपल से अपन ने पॉइंट सीखे किसके बारे में? विटामिन सी के बारे में। रासायनिक नाम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी सबसे अधिक सीबैक्थोर्न। और किन में? खट्टे फलों में। विटामिन सी क्या करता है? कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है, हमारी जो न्यूरल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अपन ने देखे कि गर्म करने पे सबसे पहले यही नष्ट होता है, प्लस घावों को भरने में सहायक होता है, प्लस जिसके अंदर ये प्रोटीन की कमी होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसके अंदर क्या हो जाएगा? रक्तस्राव होने लग जाता है। अब और इसकी कमी से अगर अपन रोग की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मसूड़ों से रक्त का बहना, मसूड़ों से रक्त बहना। और एक और बीमारी कौन सी थी इसकी कमी से? स्कर्वी। ये दोनों डिजीज किसकी कमी से होने वाले रोग हैं? तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। तो आप सब ने समझ लिया होगा विटामिन सी, ठीक है। 2 कन्फ्यूजन है। बीटा कैरोटीन क्या है? तो एक तरह का पिगमेंट है, लिवर में ये इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? विटामिन ए का। फिश ऑयल क्या है? तो मैंने बता दिया, मछली के जो टिश्यू पाए जाते हैं ना, उत्तक, उन पे कुछ ऑयल पाया जाता है, चिकना पदार्थ पाया जाता है, फैट पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? फिश ऑयल बोलते हैं। अब सी के बाद में अपन चलेंगे किस पे? डी पे, ठीक है। विटामिन डी। कौन सा विटामिन? डी। और डी के बारे में खास बात ये है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो पहले तो इसका रासायनिक नाम देखो, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या? कैल्सीफेरोल। अब जिसको इसका नाम याद है ना रासायनिक, उसको सारे पॉइंट यहीं से याद हो जाएंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। अब बात करते हैं इसकी सर्वाधिक मात्रा। सबसे ज़्यादा ये किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक ये उसी में पाया जाता है जिसमें विटामिन ए पाया गया था। किस में पाया गया था? फिश ऑयल। मछली के तेल के अंदर सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन डी की होती है। अब और किस में पाया जाता है? तो जब इसके और स्रोत की बात करते हैं ना, तो एक नाम याद रख लो आप। तो जैसे विटामिन ए के अंदर क्या ध्यान में रखा? पके हुए फल। विटामिन बी की बात की नहीं अपन ने। विटामिन सी के अंदर क्या ध्यान में रखा? खट्टे फल। विटामिन डी के अंदर क्या ध्यान में रखोगे? जंतु उत्पाद।
जंतु उत्पाद का मतलब क्या है? देखो, जंतुओं से प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद है ना अपने को, जैसे अपना दूध हो गया, ठीक है, मांस हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, इन सब से क्या मिल सकता है अपने को? विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया सर्वाधिक मात्रा, स्रोत हो गए। अब विटामिन डी के अपन पॉइंट की बात करते हैं। तो विटामिन डी के कौन कौन से पॉइंट हैं, तो ये नोट कर लिया। इससे आगे देखो, विटामिन डी के 2 बेसिक से पॉइंट हैं। पहली चीज तो विटामिन डी, इसको धूप का विटामिन कहते हैं, इसको धूप का विटामिन कहते हैं। अब जिसको ये पॉइंट याद है ना, उसका काम हो गया। लेकिन ये याद तो सबको है, धूप का विटामिन कहते हैं। ये सबके दिमाग में मिथ होता है कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। उसकी एक प्रोसेस है बच्चों, डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि सूर्य की रोशनी गिरी हमारे शरीर के अंदर। ऐसे तो एनी टाइम धूप में रहते हैं, विटामिन डी उनको तो मिलता ही रहेगा, उनके शरीर के अंदर तो विटामिन डी की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। देखो समझो, जैसे ये कोई इंसान है, ठीक है, सिंपल सा, ये इसके नीचे की स्किन है, मतलब बॉडी के नीचे की स्किन, यहाँ पे क्या जमा है समझना इसको, यहाँ पे क्या है? फैट है, मतलब वसा है। और वसा के अंदर कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? के, ई, डी, ए। तो इसके अंदर विटामिन डी भी है, सिंपल सा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं बाहर की तरफ निकला तो ये हो गया सूरज। क्या हो गया? सूरज। अब इस सूरज की किरणें पड़ेगी कहाँ पे? मेरी स्किन पे, ठीक है। स्किन पे गिरी और यहाँ से गर्म होने से क्या हो गई, जो यहाँ पे ये फैट थी ना, वसा थी, उसका पिघलना स्टार्ट हुआ। और पिघलने से उसके अंदर जो विटामिन डी था ना, वो अलग हो गया। तो सिंपल सा अपन कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों की उपस्थिति में हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन के नीचे जमा जो कोलेस्ट्रॉल होती है ना, फैट होती है ना, वो किसका निर्माण करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है। सिंपल सा ये इसी तरीके से निर्माण होता है, जैसे स्किन पे गिरी सूर्य की किरण, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ते ही नीचे मेरी स्किन के नीचे जो भी फैट है ना, उससे क्या निकलेगा? विटामिन डी निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं धूप का विटामिन, ठीक है। तो सिंपल सा, जैसे मैं पॉइंट में लिखूँ इस चीज़ को, तो पॉइंट में कैसे लिखूँगा कि सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, क्या सूर्य की किरणों की उपस्थिति में शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल या वसा द्वारा किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी का संश्लेषण होता है, मतलब निर्माण होता है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे धूप का विटामिन कहते हैं। समझ में आया आज धूप का विटामिन क्यों कहते हैं? ठीक है, ये रीजन है। और कैसे काम करता है, अपन ने पीछे एक छोटा सा डायग्राम बना के सीखा। ये डायग्राम क्या करते हैं? चीज़ों को आसान बना देते हैं, माइंड के अंदर हमेशा के लिए वो चीज़ सेट हो जाती है। इसलिए जितना बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप डायग्रामों की हेल्प से पढ़ोगे ना, उतनी ईजी होती जाएगी। एक चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ो, ठीक है। अगला, यह विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में? इसका नाम क्या था? कैल्सीफेरोल। तो यह विटामिन किसका स्तर बढ़ाता है? विटामिन कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर क्या बढ़ाता है? कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता है? कैल्शियम की अवशोषण क्षमता बढ़ा देता है, हमारे शरीर की अवशोषण क्षमता बढ़ा देता है। हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर ये कैल्शियम की सोखने की क्षमता क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और इसीलिए इस विटामिन को हार्मोन वाला विटामिन भी कहा जाता है। इसीलिए ये विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है। तो देखो कैसे करता है, समझो उस चीज़ को। कैल्शियम के अवशोषण क्षमता बढ़ाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हार्मोन वाला विटामिन भी कहा जाता है। धूप का विटामिन तो समझ गए आप। अब हार्मोन वाला कैसे कहते हैं? तो देखो, हमारे शरीर के अंदर 2 ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन सी? एक तो थायराइड,
अब ये ग्रंथियों वाला अलग चैप्टर में आता है, लेकिन यहाँ पे क्यों ले रहे हैं अपन, चीज़ों को जोड़ोगे ना जितना उतनी आसान होगी। एक तो हो गई थायराइड ग्रंथि और एक इसकी अपोजिट होती है पैराथायराइड। दोनों कहाँ पर पाई जाती है, तो अपने गलों में पाई जाती है, अपने गले में पाई जाती है। और ग्रंथियाँ करती क्या है, तो हार्मोन छोड़ती है। हार्मोन क्या होते हैं, हमारे शरीर के संदेशवाहक होते हैं। तो ये थायराइड ग्रंथि तो क्या करती है, कैल्शियम के स्तर को घटाती है। इससे एक हार्मोन निकलता है, नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ये हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को घटाता है। और पैराथायराइड ग्रंथि है ना, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन या कोलिप हार्मोन भी इसको बोलते हैं। क्या, कोलिप हार्मोन। जो हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो ये काम करता है कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का। ये क्या काम कर रहा है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का। और एक तरीके से विटामिन डी भी हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो एक तरीके से इस हार्मोन की तरह काम कौन कर रहा है, विटामिन डी काम कर रहा है। इसलिए विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन, हार्मोन की प्रवृत्ति वाला विटामिन, या सिंपल सा कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन भी कहते हैं। किस वजह से कहते हैं, इस वजह से कहते हैं हमारे गले में दो ग्रंथियां, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड ने एक हार्मोन छोड़ा कैल्सीटोनिन, जो कैल्शियम के स्तर को घटाता है। पैराथायराइड क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। और ऐसा ही काम कौन कर रहा है, विटामिन डी कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा। अब कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है विटामिन डी, तो इसलिए हमारे शरीर में ये किसको मजबूत बनाने का काम करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करेगा। तो विटामिन डी किसके लिए हेल्पफुल है, विटामिन डी किसके लिए हेल्पफुल है, तो अपन बात करें तो किसके लिए है, अपनी बोन्स के लिए है। अब बोन से संबंधित 3 बीमारियां होती है बेसिकली। देखो, बच्चों के अंदर होती है चाइल्ड में। चाइल्ड में तो सबने याद कर रखा है रिकेटस, रिकेटस, ठीक है। और जो एडल्ट होते हैं ना, वयस्क, उनमें एक बीमारी होती है ओस्टियोमलेशिया। कौन सी, ओस्टियोमलेशिया। इन दोनों के अंदर होता क्या एक्चुअल के अंदर, जो अपनी हड्डियां होती है ना, हड्डियां, बोन, वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और उनके अंदर दर्द होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। दोनों बीमारियां किस हार्मोन की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। एक हड्डियों से संबंधित एक और बीमारी है, उसको भी आप साथ में ध्यान रखो। कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑस्टियो वर्ड आता तो हड्डियों के लिए है, उसको टिक मार दोगे, वो ऑप्शन में दिया हुआ भी आएगा। बीमारी का नाम क्या है, तो देखो बीमारी का नाम है ओस्टियोपोरोसिस। क्या है, ओस्टियोपोरोसिस। क्या है, ओस्टियोपोरोसिस। क्या, ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस। बेसिकली बोन से संबंधित बीमारी है। ओस्टियो वर्ड आता है हड्डियों के लिए और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र या रंध्र होना, ठीक है, होल हो जाना। बेसिकली ये जो बीमारी होती है ना, वो फीमेल में होती है। किन में होती है, फीमेल में होती है। कैसे होती है, फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है, लैंगिक हार्मोन, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन। जब इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है ना किसी फीमेल के अंदर, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, उसको ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मतलब एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ये वाली बीमारी किससे होती है, तो ये बीमारी वाली बीमारी होती है हार्मोन असंतुलन से। किससे, हार्मोन असंतुलन से। और ये अफेक्ट क्या करेगी, इसके अफेक्ट क्या पड़ेंगे, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, जो फीमेल होगी, मादा होगी, उसके शरीर पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, साइकिल मतलब मासिक धर्म, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पहला इफेक्ट तो ये डालेगी। दूसरा इफेक्ट क्या डालेगी, जो बोन हो जाएंगे ना, बोन, हड्डियां, हड्डियों के अंदर क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे,
होल हो जाएंगे। हड्डियों के जैसे हल्की सी भी चोट लग गई तो उनके क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस किस में होता है, महिलाओं में। किससे संबंधित बीमारी है, तो हार्मोनिक इनबैलेंस से संबंधित बीमारी है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी ना तो उनके अंदर कौन सी बीमारी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे उनके जो मासिक धर्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और साथ साथ उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो इसका विटामिन डी से कोई रोल नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे क्योंकि आपको ऑप्शन में ये रोग दिया हुआ आएगा कंफ्यूज करने के लिए। आप झट से जाओगे ऑस्टियो पे, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, ये देखेंगे हड्डियों से संबंधित है, फट से ठोक देंगे विटामिन डी, लेकिन ये हार्मोन की वजह से होने वाला रोग है। तो अपन ने विटामिन डी देख लिया पूरा। अब एक विटामिन और देखते हैं, उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं, फिर बाकी की अगली क्लास में देखेंगे। विटामिन डी हो गया। अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम आप ध्यान में रखोगे, रासायनिक नाम टोकोफेरोल। क्या, टोकोफेरोल, ठीक है। और इसके कुछ अन्य नाम भी है, विटामिन ई के अन्य नाम क्या है, तो इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन। और साथ साथ क्या कहा जाता है, एक और नाम भी होता है इसका, क्या होता है, बांझरोधी या प्रजनन विटामिन। अब अधिकतरों के दिमाग में यहीं पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये कहते तो हैं, कहते क्यों हैं भाई। तो अभी देखेंगे, सारे पॉइंटों को क्लियर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। सुंदरता का विटामिन कहते हैं, बांझरोधी या प्रजनन विटामिन कहते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, किसमें ये पाया जाता है, तो देखो, एक तो अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज मतलब जैसे रात को चने भिगो दिए और फिर सुबह आप देखोगे तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, छोटी छोटी पत्तियां आ जाती है, ठीक है, वो अंकुरित हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अंकुरित अनाज। उसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए। और जितने भी तेलीय बीज होते हैं, तेलीय बीज, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, विटामिन ई। तेलीय बीज मतलब सोयाबीन हो गया, बादाम हो गया, अरंडी हो गया, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। अब इसको सुंदरता का विटामिन और बांझरोधी विटामिन क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है। तो इसका क्या रीजन है, वो यहाँ देखो। पहली चीज तो ये है, क्या करता है, जो स्किन होती है ना, स्किन को चमकदार तथा बालों को मजबूती प्रदान करता है। कौन सा विटामिन, विटामिन ई, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसने क्या किया है ना, उसकी स्किन को क्या बना दिया, चमकदार बना दिया, ठीक है। मतलब ये काम क्या कर रहा था, जिनको चमकीली स्किन चाहिए ना, वो क्या लेते हैं, ज़्यादातर बालों के लिए आजकल सिस्टम चल रहे हैं, विटामिन ई के कैप्सूल लेते रहते हैं। अरे विटामिन ई की कैप्सूल क्यों ले रहे हो आप, विटामिन ई इन चीज़ों में पाया जाता है, नेचुरल चीज़ें लो ना, मेडिकल से जाके इस विटामिन के कैप्सूल दे दो, इस विटामिन के कैप्सूल दे दो, इससे बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उसका सेवन करें, धीरे धीरे आपकी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने जाएगी। तो ये स्किन को चमकदार बना देता है तथा बालों को मजबूती प्रदान करता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन। सिंपल पॉइंट। इसके बाद अगला था, इसको प्रजनन विटामिन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रजनन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह युग्मक, मतलब जाइमेट, युग्मक का मतलब, युग्मक किनको कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं ना अपने, उनको बोलते हैं युग्मक, ठीक है। पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु, यानी कि पुरुषों के जो स्पर्म होते हैं और जो महिलाओं के अंडाणु होते हैं, उनके निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। और जो देखो, जो बर्थ की प्रोसेस होते हैं ना, उसके अंदर क्या मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु नहीं होंगे तो जाइगोट कहाँ से बनेगा। तो एक तरीके से विटामिन ए किस में हेल्प कर रहा है, एक बच्चे के निर्माण के अंदर हेल्प कर रहा है।
जाइगोट के निर्माण के अंदर हेल्प कर रहा है। शुक्राणु हो गए इंसान के अंदर अधिक मात्रा में, तभी तो उसके आगे की प्रोसेस होने की संभावना है। अगर शुक्राणु और अंडाणु ही नहीं हुए तो आगे की प्रोसेस कैसे होगी। तो ये एक तरीके से ये क्या करता है, प्रजनन, जिसके अंदर विटामिन ए की ई की कमी हुई, जैसे किसी पुरुष में विटामिन ई की कमी है तो उसके अंदर क्या नहीं बनेंगे, शुक्राणु कम मात्रा में बनेंगे, ठीक है, उतनी अधिक मात्रा में नहीं बन पाएंगे जितने बनने चाहिए। तो फिर वो क्या हो जाएंगे, उसके आगे की प्रोसेस कंप्लीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए प्रजनन की प्रोसेस नहीं चलेगी। बांझरोधी विटामिन भी हो गया। इस प्रकार से इस विटामिन को क्या कहते हैं अपन, बांझरोधी विटामिन या प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो सिंपल अपन ने चीज़ें सीखी किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में देखा, बी के बारे में देखा, बी के बारे में नहीं देखा, बी के बारे में अगली क्लास में देखेंगे, सी के बारे में देखा, डी के बारे में देखा और ई के बारे में। तो जितने जितने पॉइंट मैंने लिखाए हैं, जितने जितने आपको बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार करें। अब देखो कईयों को रासायनिक नाम में शायद प्रॉब्लम हो रखी होगी, तो 1 मिनट का काम है रासायनिक नाम याद करना, तो देखो वो देख लो, क्लास के लास्ट में मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो याद करो ए से लेके के तक के, तो वो कैसे याद रखोगे, एक लाइन याद रखो, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। अब देखो रे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल, ठीक है, बहुत पुरानी हो गई लेकिन आपके रिमेंबर करवा देता हूँ। थे पर क्या आया, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमीन, ठीक है, पर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए से बी हो गया, आगे क्या आया, सी का क्या हो गया, एस्कार्बिक अम्ल, ए से एस्कार्बिक अम्ल, ऐसे एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, थे से थायमीन और रे से रेटिनॉल। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब डी बचा, तो डी का क्या हो गया, कैल्सीफेरोल, ठीक है, सारे इसी नाम में आ जाएंगे, रासायनिक नाम सारे इसी से याद हो जाएंगे। अब क्या बचा, टा का टेकोफेरोल, ये किसका हो गया, डी हो गया, ई, ठीक है। फी का फिलोक्विनोन, ये किसका हो गया, तो लास्ट में क्या बचा, के बचा। तो इस लाइन से क्या हो जाएंगे, आपको सारे रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। रे का रेटिनॉल, एक बार इस लाइन से याद करोगे फिर स्टेप बाय स्टेप अपने आप। आजकल तो ये चीज़ें याद करते ही नहीं बच्चे, अभी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना उन्हें ऑलरेडी याद रहती है ये सब, ठीक है। लेकिन जो पुराने ज़माने के स्टूडेंट है ना, संघर्ष करते जा रहे हैं निरंतर नौकरी के आस में, तो उनको अब ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अपने मस्तिष्क को उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा कि आपको ट्रिकों की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको डायरेक्ट याद रहे। जैसे विटामिन ए का नाम आते हैं आपको रेटिनॉल याद आ जाए। अब देखो आगे के जो बी वाले बच्चे हैं वो अगली क्लास में बता देंगे, शायद क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करो, जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होती है लाइक का बटन है तो वो दबा दिया करो, जिससे हमें पता चलता रहे कि कितने बच्चे हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसा कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, रोज़ क्लासें देखते हो, क्लासों को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भेज दिया करो, ताकि वो भी आसान भाषा के अंदर क्या समझ सके, बायोलॉजी समझ सके। और कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए हैं कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, तो जल्द ही ये टॉपिक ख़त्म होगा जैसे ही अपना, इसके बाद में विटामिन बी बचा है, अपना बी बचा है और के बचा है, उनको करेंगे। प्लस अपने शरीर के लिए जो भी खनिज तत्व है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनके बारे में पढ़ेंगे और जल के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये टॉपिक फिनिश होगा और इस टॉपिक के बाद अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे। और केमिस्ट्री एकदम इजी लेवल में और एकदम इतनी आसान भाषा के अंदर पढ़ेंगे कि आपका केमिस्ट्री से डर निकल जाएगा। बायोलॉजी को आप साथ साथ तैयार करते रहें, पहले की जो फिजिक्स की क्लासें हैं उन्हें भी देखें और एक निश्चित रेगुलर तरीके से नोट्स बनाएं, तभी इन क्लासों का आप फ़ायदा ले पाओगे। जैसे ही आप नोट्स बनाओगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ज़रूरत होगी तो पूरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स उठाओ और उन्हें पढ़ो, आपका सारा मैटर तैयार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।